नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में प्राकृतिक संसाधन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। तो राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ हमने पढ़ा कि हर एक देश अपनी शक्ति को प्राप्त करना चाहता है और कोई भी राष्ट्र यदि अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए किसी भी राष्ट्र को अपनी इच्छा अनुसार उसकी नीतियों को प्रभावित करे, उसके व्यवहार को प्रभावित करे, नियंत्रित करे, तो वह राष्ट्रीय शक्ति है। और वर्तमान में राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय हर देश का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित है, क्योंकि हर राष्ट्र शक्ति प्राप्त करना चाहता है और दूसरे राष्ट्र से ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहता है। तो हमने पढ़ा राष्ट्रीय शक्ति एक देश की राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारण करने वाले विभिन्न तत्व होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है, कूटनीति है, राजनय है, सैनिक शक्ति है, औद्योगिक शक्ति है, सामरिक शक्ति है। तो विभिन्न प्रकार की ये जो तत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, मनोबल है, विचारधारा है, ये सभी तत्व मिलकर एक देश की राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारण करते हैं। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि इनमें से किसी एक ही तत्व के आधार पर हम यह निर्धारित नहीं कर सकते कि वह राष्ट्र शक्तिशाली है, क्योंकि विभिन्न तत्वों का समन्वित और सामूहिक रूप से सहयोग रहता है किसी भी देश की शक्ति का निर्धारण करने में। तो उसमें हमने भौगोलिक तत्व भी पढ़ा कि एक राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, जिसमें उसकी जलवायु, उसकी स्थलाकृति, भू आकृति सब मिलकर एक देश की शक्ति का निर्धारण करते हैं। लेकिन हमने यह पढ़ा कि भूगोल जो है वो एकमात्र तत्व नहीं है किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारण करने का। उसी कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन भी राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में जो उपलब्ध सामग्री है, जो संसाधन है, उसको हम प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं, जिसमें खनिज पदार्थ, ईंधन, भूमि से निकले विभिन्न पदार्थ जैसे कोयला, तेल, वनस्पति, इस तरह के विभिन्न खनिज, खाद्य पदार्थ, तेल वगैरह सब प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं। तो हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बच्चों पढ़ेंगे, जो कि एक राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारक तत्व है। लेकिन हम इसमें देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों पर विचार करते समय हम यह भी विचार करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि एक राष्ट्र जिसका भूभाग प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है या भरपूर है, तो वह राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्तिशाली राष्ट्र है। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक साधन ही एकमात्र निर्धारक तत्व नहीं होता है, बल्कि उसमें हम देखें तो यह एक महत्वपूर्ण तत्व ज़रूर है किसी राष्ट्र की शक्ति का निर्धारण करने में, लेकिन एकमात्र तत्व नहीं है। हम यह मानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की बड़ी शक्ति रहने के लिए ये एक आवश्यक शर्त ज़रूर है कि वह राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न हो। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होना ही केवल उस राष्ट्र के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस राष्ट्र के पास उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने की टेक्निक कैसी है, वो किस तरीके से उन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उसी आधार पर वह राष्ट्र अपने आप को शक्तिशाली राष्ट्र बना सकता है। तो इस प्रकार हम देखें कि राष्ट्रीय शक्ति के रूप में एक स्थायी तत्व है, एक स्थायी साधन है प्राकृतिक संसाधन। तो हम देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो प्राकृतिक संसाधन है वो राष्ट्रों के बीच शक्ति निर्धारण का एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। तो प्राकृतिक संसाधन को हम किसी भी राष्ट्र की पूंजी की तरह मान सकते हैं। ये राष्ट्रों को प्रकृति प्रदत्त एक ऐसा उपहार है कि जिस राष्ट्र के पास कच्चा माल, खनिज पदार्थ, औद्योगिक साधन, खाद्य पदार्थ, कृषि उत्पादन जैसे प्राकृतिक संसाधन अगर है, तो वह इन प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर अपने आप को अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है। अपने युद्ध में, यातायात के साधनों के विकास में वह अपनी ताकत को बढ़ा सकता है, क्योंकि यह राजनीतिक और फौजी शक्ति बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। तो इस प्रकार हम देखें प्राकृतिक संसाधन किसी भी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अब प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या आता है, जिसमें कि हम देखें कि खनिज पदार्थ हैं,
वनस्पति उत्पादन है, जैसे खाद्य पदार्थ हैं, विभिन्न तरह के जैसे कच्चा माल वगैरह है, इसको हम उसमें प्राकृतिक संसाधनों में ले सकते हैं। तो खाद्य सामग्री, प्राकृतिक संसाधनों में सबसे पहले हम खाद्य सामग्री के बारे में पढ़ेंगे। तो खाद्य सामग्री विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थों का उत्पादन आदि इसमें आता है, जिसमें कपास है, लकड़ी है, विभिन्न तरह के अन्न है। इस तरह के खाद्य पदार्थ जो है, अगर एक राष्ट्र खाद्य पदार्थों के उत्पादन में अगर आत्मनिर्भर है तो वो राष्ट्र ज़रूर शक्तिशाली है। तो वो राष्ट्र खाद्यान्न के विषय में अपने आप को स्वावलंबी स्थिति हो उस देश की, और तो वो राष्ट्र लाभपूर्ण स्थिति में होगा। और अगर खाद्य पदार्थों के मामले में अगर कोई राष्ट्र इन सब पदार्थों से संपन्न नहीं है, वो इन सब पदार्थों का अगर आयात करता है, तो वह राष्ट्र एक संपन्न राष्ट्र नहीं हो सकता। तो विभिन्न देशों की जो शक्ति है वह उनके खाद्य पदार्थों की संपन्नता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्धारित होती रही है। तो अगर जैसे किसी राष्ट्र के पास अन्न की स्थायी कमी है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जैसे हम भारत का उदाहरण लें तो अन्न की स्थायी कमी हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारी स्थायी कमजोरी का एक कारण रही है। भारत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राष्ट्र है, लेकिन हमारे यहाँ पर उसको उन प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने का तरीका या टेक्निक का अभाव होने के कारण हम विश्व स्तर पर एक शक्ति के रूप में नहीं विकसित हो पाए। इसलिए हम एक विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आते हैं। तो उत्पादन की कमी के आधार पर भी अन्न के क्षेत्र में अगर आत्मनिर्भरता है, तो वो हमारी शक्ति का एक बहुत बड़ा, किसी भी राष्ट्र की शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। तो अब कच्चा माल है, तो कच्चा माल भी एक औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। किसी भी आधुनिक युग में अगर हम देखें तो बिना औद्योगिकरण के किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त करना संभव नहीं होता है। उसमें खासकर औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की, खासकर कच्चे खनिज पदार्थों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, जिससे कि एक राष्ट्र अपनी सैनिक, सामरिक या फिर औद्योगिक ताकत को बढ़ा सकता है। तो आधुनिक समय में हम देखें तो विभिन्न प्रकार की शक्तियों के लिए अनेक प्रकार के कच्चे माल की ज़रूरत होती है। चाहे युद्ध है, चाहे शांति का समय है, तो उसमें कच्चे माल पर अगर जिस राष्ट्र का जितना अधिक आधिपत्य है, प्रभुत्व है, वह राष्ट्र उतना ही शक्तिशाली होगा। आज अमेरिका और रूस का हम देखें आधुनिक युग में औद्योगिक उत्पादन में उनका कच्चे माल पर स्वामित्व है, वो ये राष्ट्र आत्मनिर्भर है, तो यह राष्ट्र शक्तिशाली देश माने जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि युद्ध का संचालन में भी अगर महत्वपूर्ण यंत्रों का उपयोग करना है, तो उसमें भी जैसे बहुत ज़रूरी है खनिज पदार्थों का, जिसमें कोयला है, लोहा है, विभिन्न तरह के खनिज पदार्थ हैं। लेकिन वर्तमान समय की डिमांड के अनुसार पेट्रोल और यूरेनियम जैसे पदार्थों, खनिज पदार्थों का महत्व बहुत बढ़ गया है। आज राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में ये तत्व सीधा असर डालते हैं। इसमें प्राकृतिक वस्तुओं में लोहा, कोयला, पेट्रोल जैसे तत्व एक देश की शक्ति का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि औद्योगिक रूप से अगर कोई राष्ट्र शक्तिशाली बनना चाहता है या अगर है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से वह राष्ट्र उतना ही संपन्न राष्ट्र माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि वर्तमान समय में युद्ध के लिए जो शक्ति चाहिए, उसके लिए तेल बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। इसलिए आज तेल के लिए विभिन्न राष्ट्रों के बीच में संघर्ष, युद्ध या विवाद देखने को मिलता है। अरब देशों का उदाहरण हमारे सामने, अरब देशों की शक्ति का एक ही आधार है, वह है वहाँ का तेल। तो और ये तेल महाशक्तियों को सिर्फ उस तेल के लालच में उस अरब देशों की ओर आकर्षित करती है या फिर प्रेरित करती है। तो वर्तमान महाशक्तियाँ जो है वह तेल के, पेट्रोल जो है अरब देशों का, उसके लिहाज से अरब देशों के सामने अपने आप को झुकाती है। तो इस प्रकार हम देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विभिन्न राष्ट्रों की जो शक्ति है, उसका निर्धारण इस प्रकार के खनिज पदार्थों से हुआ है। तेल की दृष्टि से अगर आत्मनिर्भर है, तो उसमें जैसे सोवियत संघ है, तो वो भी शक्तिशाली है क्योंकि तेल की दृष्टि से आत्मनिर्भर रहा। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस कुछ समय बाद तेल की दृष्टि में आत्मनिर्भर नहीं रहे, तो वो अपनी शक्ति का इतना प्रभाव नहीं दिखा पाए। तो इस प्रकार हम देखें कि तकनीक विकास के कारण हम देखें कि कुछ देशों में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के जो भंडार है वो खूब है, लेकिन वो वहाँ उसका
जैसे हम देखें बच्चों, अफ्रीकी देशों में भी प्राकृतिक संसाधन अच्छी मात्रा में है, लेकिन वहाँ उसको यूज़ करने की टेक्निक नहीं है। तो बड़ी महाशक्तियाँ अफ्रीकी देशों की ओर आकर्षित हुई और उनको अपना एक अपने अधीनस्थ या अपना आर्थिक उपनिवेश बनाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार हम देखें कि विभिन्न खनिज पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ जो है वह एक देश की राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम देखें कि प्राकृतिक संसाधन का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने में क्या रोल है या क्या प्रभाव है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम देखें तो वही राष्ट्र अपनी प्रभावशाली भूमिका में है जिनके खनिज पदार्थों का मात्रात्मक और गुणात्मक स्तर दोनों ऊंचा है। जैसा अभी हमने बच्चों पढ़ा, केवल मात्रात्मक स्तर ऊंचा होना काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ उसका गुणात्मक स्तर और उसका सही उपयोग करने की टेक्निक भी राष्ट्रों के पास होनी चाहिए, तभी वह राष्ट्र एक शक्तिशाली राष्ट्र होने का दावा कर सकता है। तो खनिज पदार्थ की दृष्टि से अमेरिका रूस की स्थिति बहुत ताकतवर है और उस आधार पर इन दोनों देशों की सैनिक शक्ति भी बहुत असीम है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम देखें कि इन प्राकृतिक संसाधनों का जो विषम असमान जो वितरण है, उसमें विभिन्न राष्ट्र जहाँ एक और अपनी विभिन्न तरह की नीतियों को अपनाने या दूसरों पर थोपने की उनको प्रेरणा देते हैं, वहीं प्राकृतिक संसाधन और कच्चा माल युद्ध करने की योग्यता और दूसरे देशों की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करने की भी क्षमता रखते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि तेल की कमी के कारण ही हिटलर को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो इस प्रकार हम देखें कि युद्ध में भी इन खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा भी आवश्यक होती है ताकि एक राष्ट्र अपने आप को विजयी बना सके। तो बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी राष्ट्रों के पास इन संसाधनों का भंडार होना आवश्यक है ताकि राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और वो युद्ध काल में भी अपने स्थिति को मजबूत बना सके। तो इस प्रकार हम देखें कि वर्तमान समय में यूरेनियम जो है अणु से निकली हुई एक ऐसी शक्ति है जिसका युद्ध में महत्वपूर्ण रूप से इस्तेमाल होता है। तो आज राष्ट्र जो यूरेनियम पदार्थों की दृष्टि से जिनका ज़्यादा नियंत्रण है वो शक्ति की दृष्टि से आगे बढ़ गए और जिनका नहीं है तो वो शक्ति की दृष्टि से पिछड़ गए। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो हम देखते हैं एक किसी भी राष्ट्र की जो भूमिका है, जो उसकी स्थिति है, उसका प्रभाव है, वह उसके विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा उसको की गई प्राकृतिक संसाधनों की डिमांड कितनी है, उस मांग पर डिपेंड करती है उस राष्ट्र की शक्ति। तो इस आधार पर हम देखें कि घरेलू या विदेशी विभिन्न जो प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और विविधता जो राष्ट्रों में होती है, वह भविष्य में उन राष्ट्रों में शक्ति और प्रभावों को विभिन्न राष्ट्रों के शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। तो इस प्रकार प्राकृतिक संसाधन किसी भी राष्ट्र की स्थिति को महत्वपूर्ण बनाते हैं। जैसे ब्रिटेन का एग्जाम्पल हमारे सामने है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का वह नियंत्रण नहीं रहा किसी भी चीज़ पर, कच्चे माल पर या खनिज पदार्थों पर, तो ब्रिटेन की स्थिति कमज़ोर होती गई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एक कमज़ोर राष्ट्र की श्रेणी में आ गया। धन्यवाद।